गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। यस, बहुत दिनों के बाद। लास्ट क्लास जब हुई थी तब हमने आईनी कंप्लीट किया था, याद है? तो होपफुली सभी की दिवाली बड़ी शानदार रही होगी, मजेदार। खूब मिठाइयाँ खाई होगी, खूब फटाके फोड़े होंगे। दिवाली तो अच्छी गई सर, उसके बाद थोड़ी गड़बड़ हो गई नहीं? नहीं, कोई नहीं कोई नहीं यार, अब क्या करो। तो क्या किया इस टाइम में? मुझे लगता है छुट्टियां, लास्ट क्लास हमारी किस डेट पे हुई थी, कुछ याद है? हम्म, ओके, तो पहले तो चलो, जिनका भी बर्थडे था इस टाइम पर हमारी क्लास हो नहीं पाई, तो जिन जिन स्टूडेंट्स का भी बर्थडे था उन सबको फिर से एक एक मोल आशीर्वाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं हैं कि आप सभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। मतलब 2025 का जो आपका बर्थडे है वो किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो, और वहीं से फिर मेरे को मैसेज करना कि सर इस आईआईटी में हूँ, इस ब्रांच में हूँ, इस हॉस्टल में हूँ। और उसके बाद 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, फिर वापस एक मैसेज भेजना कि सर इस, या तो अपनी कंपनी, किसी कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या बहुत सारी है, या खुद का कुछ स्टार्टअप है, मजे आ रहे सर। लेकिन हाँ, उस टाइम पर फिर थोड़ी अच्छी तरह से इनविटेशन वगैरह थोड़ा, समझ रहे हो ना, जॉब वॉब लग गई तो फिर ऐसे नहीं कि सर मजा आ रहा है बस। ठीक है। अच्छा, अक्षत कह रहा सर मेरा बर्थडे तो दिवाली के दिन ही था। फिर तो अब मैं क्या आशीर्वाद दूं, भगवान तुम्हें भर भर के आशीर्वाद देगा, दे दिया होगा। चलो चलो, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूं, लेकिन वो कहता है ना, वार्मथ फील आ रहा है, मजेदार, ऐसा एक्साइटिंग लग रहा है, क्या कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने भी आप लोगों को मिस किया। लेकिन क्या है ना, बेसिक पर्पस ये था कि कोर्स ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। हमारा जो कोर्स है 11th में वो जो होना था वो तो देखिए कंप्लीट हो चुका है। आयनिक भी हमने किया, लेकिन आयनिक भी हम वापस 12th में करेंगे, ऐसा नहीं 12th में नहीं करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम भी वापस से करेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ पार्ट तो हमने अच्छी तरह से किया, बट कुछ पार्ट अभी रिमेनिंग है, तो बट पूरा आयनिक नेक्स्ट ईयर फिर से होगा। और थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स भी अगेन एक लेंदी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो चैप्टर है उससे बाकी के चैप्टर भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। ये कह दीजिए कि थोड़ा बहुत स्कूल लेवल के हिसाब से, बट स्कूल लेवल से तो ज़्यादा ही करेंगे ऐसा नहीं है। एक आइडिया आपको लग जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का भी, बट इस चैप्टर को हम डिटेल में नेक्स्ट ईयर में करेंगे। बट स्कूल के हिसाब से, एक तो होता ना सर स्कूल में चैप्टर एग्जाम में आ रहा है, सर कुछ आनीता नहीं है, कुछ बता दो, तो उस हिसाब से स्कूल के लेवल से हम करेंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अराउंड 7-8 लेक्चर्स के आसपास लगेंगे जिसमें हम ये कंप्लीट कर देंगे। बट ये चैप्टर ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर डिटेल में हम अच्छी तरह से करेंगे इसको भी। तब तक होपफुली मुझे लगता है आप लोगों का जो बैकलॉग था वो कवर हो गया होगा। इवन दिवाली असाइनमेंट भी आपको मिला था। दिवाली असाइनमेंट में वैसे तो कुछ नया नहीं था, जेई मेंस के पीवाई क्यूज ही थे, मुझे लगा कि वही वापस दे दिया जाए ताकि अच्छी थोड़ी सी और रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। तो
जिसको भी 11th स्ट्रॉन्ग करना है, 11th अच्छी तरह से करना है, सीधी सी बात है, शीट को बार बार करते रहो, उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करो, 11th जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगी। और जहां तक बात है देखो सिलेबस चेंज का, तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं, जेई मेंस वालों ने डेफिनेटली सिलेबस चेंज किया है, बट जेई एडवांस वालों ने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है। तो जो चैप्टर हटाए गए थे वो तो हमें जेई एडवांस के लिए तो पढ़ने ही है, तो इसीलिए ये मान के चलो कि सिलेबस जो हमारा है वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आपको वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे हम पढ़ रहे थे, क्योंकि जेई एडवांस का सिलेबस अभी भी वही है। बस ये है कि जब जेई मेंस के एग्जाम है तो उससे थोड़े दिनों पहले आप कह सकते हो कि जो चैप्टर्स जेई मेंस में नहीं है उनको रिवाइज नहीं करेंगे, मेनली उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जो जेई मेंस में, तो वहां जाके कुछ चेंज आएगा, बट अभी तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सारे चैप्टर्स जो थे वो वैसे के वैसे ही है। अच्छा, प्रीत का कहना सर दिवाली से पहले बैकलॉग था। अच्छा, ये जल्दी से बताओ, दिवाली इतने टाइम में, ये जो टाइम आपको मिला, किसने क्या कितना बैकलॉग कवर किया, किसने क्या क्या मेहनत की, क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार लिखो देखें, बताओ देखें। सर मैंने इन छुट्टियों में ये किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स देखे, पूरी शीट कंप्लीट कर ली, ओनली इक्विलिब्रियम रिमेनिंग, मलय का कहना है। बताइए बताइए। ठीक है यार, इंडिया हार गई, अभी उसकी बात छोड़ो, अभी अपनी बात करते हैं, नहीं तो हम हार जाएंगे। ओहो, कोई कह रहा है 14 आवर्स का एवरेज, ओह क्या बात है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गैस स्ट्रेट कर लिया यतिन ने। हेलो का कहना है सर मैंने मैथ्स कवर कर ली। प्रियांशु का कहना है सर मैंने तो टाइम वेस्ट किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था शायद। मैक्सिमम कवर कर लिया, लेस देन 20% टस्ट। जेई एडवांस, ये किसने किया था? जेई एडवांस नक्षत्रा ने, जेई एडवांस और O2, बहुत बढ़िया नक्षत्रा, वेरी गुड। अगर तुम जेई एडवांस और O2 को कर रहे हो मतलब जेई एडवांस पे टारगेट है एकदम, बिल्कुल सही टारगेट है बेटा। अब कमेंट बहुत जल्दी जल्दी से भग रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैक्सिमम कर लिया, व्यस्त भरी दिवाली थी, ऐसा ही कुछ शायद लिखा हुआ, नो बैकलॉग इन फिजिकल। अच्छा जी, 4 चैप्टर्स हो गए फिजिकल के, 50% एंजॉय, 50% ऐसा कुछ लिखा हुआ पढ़ाई। अच्छा, आर्यन ने सभी की H2O2, वेरी गुड आर्यन, बहुत बढ़िया। ओके, हम्म, चलो जी चलो, तो बहुत बढ़िया। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, फिर बीच में आगे की प्लानिंग जैसे जैसे होगी वो पता चल जाएगी। तो अभी तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए। फिर से मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये जो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं ये स्कूल लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, स्कूल में जितना आता है उसको हम कवर करेंगे, ताकि 11th के स्कूल के एग्जाम में ऐसा ना लगे कि सर ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, उसका काम हो जाएगा। बट जेई के लिए जो है ये चैप्टर हम 12th में करेंगे, नेक्स्ट ईयर अच्छी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना। अब बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, यस केमिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंस है वो केमिकल रिएक्शन की, और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो सबसे पहला एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये कैसे पता चलता है, कौन सा फैक्टर ये डिसाइड करता है कि वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो आपको मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स से हम डिसाइड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इस चैप्टर में एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहा जाता है एंट्रोपी। वो एंट्रोपी आपको बताती है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। बट क्वेश्चन ये है, यही आता है कि सर ये एंट्रोपी क्या है, इससे कैसे पता चलता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा।
एंट्रोपी क्या है, कैसे उससे पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही एंट्रोपी वर्ड आ जाएगा। इस एंट्रोपी को समझने के लिए पहले और बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ती है। तो पहले उन सारी टर्म्स को समझेंगे, फिर एंट्रोपी टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि कौन सा चेंज होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। बेटा आयुष, थर्मोडायनेमिक्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है? थोड़ा बहुत देखो, मोल कॉन्सेप्ट, पीवी क्वेश्चन आरटी हर जगह अब यूज होगी। तो मोल कॉन्सेप्ट, पीवी क्वेश्चन आरटी वो तो हर जगह लगेगी, बाकी कोई इंडिपेंडेंट है। तो लिख लीजिए यहां पर, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है कि होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी ऑफ ए चेंज। चेंज में कुछ भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन। चेंज मतलब लाइक केमिकल रिएक्शन, फेस चेंज, etc. with the help of first, second and third law of thermodynamics. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, कोई भी कर सकता है इस चैप्टर को, अभी कोई भी कर सकता है, लेकिन साथ साथ में अपना बैकलॉग भी कवर करते जाओ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वो सारा देखेंगे, बट अभी पूरा कवर नहीं करेंगे। मेनली अभी हम इस चैप्टर में जो कवर करेंगे वो फर्स्ट लॉ तक कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वाली बातें सारी नेक्स्ट ईयर करेंगे, राइट। तो अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप इस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आप सबको ऑलरेडी वैसे पता है कि एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब इसका यूज क्या है वो समझते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई सब्सटेंस है तो एक सब्सटेंस की अपनी एनर्जी होती है। आप सबको पता है कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम की अपनी एक एनर्जी होगी। मान लेते हैं सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी है, U इनिशियल। अब किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी को चेंज करना है तो उसके दो ही तरीके हैं। किसी भी सिस्टम की एनर्जी को चेंज करना है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या फिर वर्क के थ्रू। हीट एंड वर्क, ये दो तरीके जिससे आप सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो मान लेते हैं हमने सिस्टम को कितनी हीट दी, Q हीट दी, और सिस्टम पर कितना वर्क किया, W वर्क किया। तो अब सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U फाइनल। पहले कितनी थी, U इनिशियल। Q हीट दी, W उस पर वर्क कर दिया, तो अब फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी U फाइनल।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W। मतलब ये U क्या शो कर रहा है, दिस इज व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज को शो कर रहा है। एक सिस्टम की एनर्जी बोल दो या इंटरनल एनर्जी बोल दो, एक ही बात है, राइट। बेटा मैं किसी को नहीं भूला हूं, सबको याद, सब नाम याद है, चिंता मत करो। ये Q क्या है यहां पर, हीट, कि सिस्टम को हम कितनी हीट दे रहे हैं, हीट ट्रांसफर। और ये W क्या है, वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, इन तीनों टर्म्स को रिलेट कर देता है। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड आते हैं, Q की वैल्यू निकालो, वर्क डन की वैल्यू निकालो, या डेल्टा U की वैल्यू निकालो। तो ये Q W डेल्टा U ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अब मैं यहां पर बताऊंगा। तो वन बाय वन करके हम इन सब के फॉर्मूले यहां पर लिखेंगे, वन बाय वन करके। तो सबसे पहले बात करते हैं W, मतलब वर्क डन, W। अब यहां पर ये जो वर्क डन होता है, देखिए मैं आपको दूं, वर्क भी अलग अलग तरह का होता है। केमिस्ट्री में वर्क को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क। क्या मतलब है इसका, वो समझा रहा हूं आपको। पीवी वर्क किसे कहते हैं, कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, मूव कर रहा है, तो ये पीवी वर्क होता है। जितने भी कार है, बाइक्स है, जनरेटर्स है, इन सब में आपको पता है हम कौन सा वर्क करते हैं, पीवी वर्क करते हैं। पेट्रोल और डीजल के कंबेशन से आप इन इंजन्स को हीट देते हो, हीट देने से ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और उससे हम वर्क प्रोड्यूस करते हैं। टायर को रोटेट किया जाता है जिससे वर्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज पीवी वर्क। तो पीवी वर्क मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब कंटेनर में पिस्टन लगा होना चाहिए, इसे कहा जाता है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और बाकी जितने भी वर्क होते हैं, यस, पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और बाकी जितने भी वर्क होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन पीवी वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है, दिख रहा है आप लोगों को, इसको मैं यहां से यहां लेके आया, तो इस पेन पर भी मैंने वर्क किया है, इस पेन पर वर्क किया मैंने, इस पर फोर्स लगाया जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी एक तरह का वर्क है। इस पेन को मैं नीचे छोड़ दूं तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, ये पेन नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी ने इस पर क्या किया है, वर्क किया है। एक वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वायर में करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो भी एक तरह का वर्क है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। तो पीवी वर्क के अलावा और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक वर्क आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, ये सब नॉन पीवी में काउंट होते हैं। इन सब को हम नॉन पीवी में काउंट करते हैं। तो यहां पर राइट नाउ इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन होगा वो मेनली किस पर होगा, पीवी वर्क पर होगा, राइट, विच इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हमारी लाइफ में पीवी वर्क भी इंपॉर्टेंट है, नॉन पीवी वर्क भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बट इस चैप्टर में मेनली हमारा जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, पीवी वर्क पर होगा। अब यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग, जैसे एक कंटेनर है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो जो कंटेनर है वो तो हमारा क्या हो गया, सिस्टम, और इसकी सराउंडिंग्स यानी इसका आउटर पार्ट जो है वो क्या हो गई, सराउंडिंग्स। अब दो केसेस यहां पर बनते हैं। अगर एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम जो है इस पिस्टन को पुश कर रहा है और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है,
तो यानी सिस्टम जो है वो सराउंडिंग्स पर वर्क कर रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क कर रहा है। और यही अगर कंप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग्स जो है वो सिस्टम पर वर्क कर रही है, वो सिस्टम पर वर्क करी। कंप्रेशन अगर होगा तो यहां पर यानी सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क कर सकता है या सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर सकता है। तो यहां एक कंफ्यूजन ये होता है कि लेट से अगर मैं कहता हूं वर्क डन लिखा हुआ है 50 किलो जूल, तो अब कैसे पता चलेगा कि किसने किस पर वर्क किया, सिस्टम ने सराउंडिंग्स पर वर्क किया या सराउंडिंग्स ने सिस्टम पर वर्क किया। तो या तो ये आता है कि पूरी लाइन लिखो कि वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स। लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि इतनी बड़ी लाइन लिखना, लैंग्वेज लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब बल्कि हो जाता है। तो इसका हमने क्या किया, एक साइन कन्वेंशन बनाया। साइन कन्वेंशन क्या कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर मान लेते हैं मैं कहता हूं कि सिस्टम वर्क कर रहा है 50 किलो जूल, ये 50 किलो जूल क्योंकि वर्क की एनर्जी जूल में ही होती है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग्स को कितनी एनर्जी दे रहा है, 50 किलो जूल की एनर्जी दे रहा है। याद रखना यहां पर मैंने आपसे क्या कहा है कि एनर्जी केवल दो ही तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वर्क के थ्रू या हीट के थ्रू। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर 50 किलो जूल है, अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरी लैंग्वेज ना बोलूं, सिंपली अगर मैं इसको W की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, W, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस साइन अब लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ी, मतलब ये माइनस साइन अगर है तो इसका मतलब क्या कि सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क कर रहा है। मतलब अगर कहीं वर्क डन प्लस में है, अगर वर्क डन लिखा हुआ है 50 किलो जूल प्लस साइन के साथ है, दैट मीन्स सिस्टम पर वर्क हो रहा है। अगर वर्क डन माइनस है तो इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। समझ में आया, ये दोनों चीजें एक ही लिखी हुई है। या तो केवल आप W लिख के -50 किलो जूल लिख दो, या फिर लैंग्वेज लिखो वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान रखना, इसको मैं अगर उल्टा यूज करूं, अगर कहीं पर मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन इज -100 किलो जूल, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कौन किस पर वर्क कर रहा है, तो आप कह सकते हो सिंस वर्क डन माइनस में है दैट मीन्स सिस्टम सराउंडिंग्स पे वर्क कर रहा है। इसको कैसे रीड करोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये माइनस साइन मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन अब वर्क डन बाय द सिस्टम, अब माइनस साइन नहीं आएगा, अब माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि आपने लैंग्वेज यूज करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 किलो जूल। और अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं लिखता हूं वर्क डन इक्वल्स टू 150 किलो जूल, ये प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या बोलोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सराउंडिंग्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना, 150 किलो जूल। यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा होता है। केमिस्ट्री में जो वर्क डन प्लस है फिजिक्स में वो माइनस होता है, फिजिक्स में जो प्लस है वो केमिस्ट्री में माइनस होता है। तो ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन कब यूज होता है, जब आप केवल W लिखते हो। अगर लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, जब का केवल W लिख रहे हो तो साइन कन्वेंशन है। फिजिक्स में भी अगर पूछा जाए वर्क डन बाय द सिस्टम तो आंसर 50 किलो जूल होगा। केमिस्ट्री में भी वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा जाए तो 50 किलो जूल ही होगा। लेकिन पूछा जाए W कितना होगा, W कितना होगा, तो केमिस्ट्री में अगर W -50 है तो फिजिक्स में वो W +50 होगा। केमिस्ट्री में अगर +50 है तो फिजिक्स में वो -50 होगा। तो साइन कन्वेंशन तब यूज होता है जब आप केवल W लिख रहे हो। अगर लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वहां पर कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं और इस चीज को बता दूंगा, बट ये आप लिख लेना। अब ये तो बात हो गई वर्क डन
कौन किस पर कर रहा है ये हम समझ सकते हैं। अगर हमारे पास वर्क डन का डेटा है, माइनस साइन दिख रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा होगा, प्लस का साइन है तो सिस्टम पर वर्क हो रहा होगा। बट क्वेश्चन आता है वर्क डन निकालेंगे कैसे? तो मैंने आपसे कहा था अब हम केवल पीवी वर्क की ही बात करेंगे। तो कैसे निकाला जाए वर्क डन, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेट से ये कंटेनर है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है m, और यहां पर स्टॉपर्स लगे हुए, स्टॉपर्स लगे हुए, मान लो यहां पर कोई गैस है। और अब हमने क्या किया, स्टॉपर्स यहां पर भी थे, यहां पर भी थे। जैसे ही ये नीचे वाले स्टॉपर्स हमने हटाए, ये पिस्टन मूव कर गया। ये पिस्टन जो है वो मूव कर गया साहब। मान लेते हैं कितनी हाइट मूव कर गया, ये डी लिख रहा हूं इसको, वैसे तो बहुत बड़ा है बट डी लिख रहा हूं। तो हुआ क्या, हाँ हेलो कह रहा सर ऐसा उल्टा क्यों है, साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज नहीं होते क्या? देखो बेटा होना तो नहीं चाहिए, ये फैक्ट तो यही है, लेकिन क्या होता है ना हर जगह, क्या होता है ना ईगो बीच में आ जाता है। हो सकता है इनिशियली किसी को, अब मान लो किसी एक फिजिसिस्ट को ज्यादा कन्वीनियंट प्लस लगा तो वो प्लस यूज करने लग गया, किसी केमिस्ट को माइनस ज्यादा कन्वीनियंट लगा तो माइनस यूज करने लग गया। अब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यूज कर लिया। अब बात आती है कि भाई कौन चेंज करेगा? केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि तुम बदलो, फिजिक्स वाले कहते हैं कि तुम बदलो, दोनों अड़ गए तो कुछ नहीं हो सकता, आप और हम पिसेंगे और तो कुछ नहीं। हाँ तो ये लड़ाइयां देखो हर जगह है बेटा, हर जगह, केमिस्ट्री वालों की, फिजिक्स वालों से, हस्बैंड की वाइफ से, ब्रदर की सिस्टर से, किसकी नहीं है? नहीं, खैर प्यार भी है, लड़ाई भी है, सब है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही चलता रहता है। बट अभी तो जो है वो है। अब अगर इस ब्लॉक की हाइट डी ऊपर होगी तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, mgdh, हाँ या ना? अब इसको एनर्जी किसने दी, इसको एनर्जी किसने दी? इस गैस ने इसको पुश किया। देखो आप किसी को भी पुश करते हो, एक टेबल को आप धक्का लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, आपकी एनर्जी कम होगी। तो मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अभी मैंने इस पे मॉड लगा दिया, साइन देखेंगे प्लस में लिखना है या माइनस में। अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, mg इंटू डी। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड भी कर रहा हूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। तो dh इंटू ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन वॉल्यूम। dh इंटू ए इज चेंज इन वॉल्यूम। mg क्या है, जो ये फोर्स ये ब्लॉक लगा रहा है, यानी एक्सटर्नली इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या हो जाता है, प्रेशर। यानी ये प्रेशर जो ये बाहर से सिस्टम पर लग रहा है, mg एक्सटर्नल फोर्स, तो इसीलिए यहां पर प्रेशर को भी हमने क्या लिख दिया, P एक्सटर्नल। तो ये वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वर्क डन इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डीवी। लेकिन अब हम यहां पर क्या चाहते हैं कि जो हमारा वर्क डन आए वो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ जाए। जैसा अभी मैंने आपको यहां पर बताया था, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम वर्क कर रहा है, बेटा पूरी लैंग्वेज बोल रहा हूं यार, ए मतलब एरिया है, और क्या ए यानी एरिया, क्या पूरी फिजिक्स पढ़ चुके हो, और mg अपॉन ए को प्रेशर लिख रहा हूं तब भी पूछोगे व्हाट इज ए है। तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो डीवी तो पॉजिटिव होगा, प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रेशर तो पी है। तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो यहां से पी डीवी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए।
तो एज पर साइन कन्वेंशन, एज पर साइन कन्वेंशन W यहां पर हमने माइनस साइन लगा दिया तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अगर थोड़ा सा वर्क हो रहा है तो स्मॉल चेंज के लिए, और ज्यादा वर्क कर रहे हो तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। चाहो तो इसको स्मॉल w लिख लेना। ये हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला यहां से आ गया, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। यही फॉर्मूला अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव ही होता है। केमिस्ट्री में अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन W नेगेटिव आना चाहिए, इसीलिए हमने यहां नेगेटिव लगा दिया। तो ये डिफरेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो अब केमिस्ट्री में जब भी बात हो वर्क डन की तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तनिष्क अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो उसके बाद आप इरोडो के क्वेश्चन भी कर सकते हो। फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स के जेई में क्वेश्चन आए वो भी कर सकते हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। लेकिन अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती वो मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में एक तो यूनिट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। यूनिट्स में क्या कंफ्यूजन है बताओ, यहां प्रेशर और वॉल्यूम किस यूनिट में पुट करने वाले हो? प्रेशर और वॉल्यूम को किस यूनिट में पुट करने वाले हो? उसके लिए पता होना चाहिए प्रेशर की यूनिट, वो जो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं गैस स्टेट में। तो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। बताइए प्रेशर को किस यूनिट में पुट करेंगे, वॉल्यूम को किस यूनिट में पुट करेंगे? तो प्रेशर को अगर पास्कल में पुट करोगे तो वॉल्यूम किस यूनिट में पुट करेंगे? बिल्कुल सही कहा, मीटर क्यूब में। ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी वॉल्यूम के ऐसा यूनिट है, तो यहां से वर्क डन किस में आ जाएगा? जूल में। वर्क डन जो है वो जूल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में भी पुट कर सकते हो। देन वर्क डन की जो यूनिट होगी वो एटमॉस्फेयर लीटर होगी। यस, ये भी वर्क डन की यूनिट है, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। आप चाहो तो यहां प्रेशर बार और वॉल्यूम लीटर में भी पुट कर सकते हो। इन दैट केस वर्क डन की यूनिट बार इनटू लीटर भी हो जाएगा। इवन हम इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेयर लीटर, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया तो क्या बचेगा यहां पर? 101.325 पास्कल इंटू मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? जूल। तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल्स टू, एग्जैक्टली बात करें तो 101.325। ये याद रखना, बहुत जगह यूज होगा, लेकिन अगर यही 1 बार इंटू लीटर कहा जाए तो, अगर बार इंटू लीटर की बात करें तो 10 की पावर 5 पास्कल इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये आ जाता है 100 जूल। तो बार इंटू लीटर इक्वल्स टू 100 जूल। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये यूनिट्स हम यहां पर यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पर ये जो P एक्सटर्नल है, हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर वेरी करे, ऐसा भी हो सकता है। अब आप सोचो सर एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कैसे कर सकता है? अगर पिस्टन, जैसे राइट नाउ ये जो एग्जांपल मैंने लिया यहां पर, जैसे ही मैंने स्टॉपर्स हटाए पिस्टन मूव कर रहा था, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन यही आप क्या करो, बाहर पिस्टन के ऊपर सैंड रख दो और एक एक करके सैंड पार्टिकल उठाते जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा।
तो कोई जरूरी नहीं कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट भी हो सकता है, पी एक्सटर्नल वेरी भी कर सकता है। चलिए इसी पर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहीं पर एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूं जहां पर आपको यूनिट्स को यूज करना है। फाइंड वर्क डन फॉर वन मोर फॉर एन ideal gas undergoing an expansion from 2 liter to 4 liter against first part constant external pressure 100, constant external pressure 10 bar, और सेकंड वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर 10 प्लस 2v, और यहां पर ये लीटर इनवर्स इनटू जस्ट अ मिनट। एक काम करता हूं, रुको थोड़ा सा बदल देता हूं, यहां दोनों एक जैसे हो रहे हैं, तो ये तो आप लिख लीजिए 10⁻⁵ पास्कल, और इसको कर देता हूं बार में, चेंज कर दिया मैंने पास्कल और इसको बार में। अब करिए, आंसर बदल जाएगा। यूनिट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। विथ साइन आंसर देना है। यूनिट्स या तो जूल में, आंसर सारे आंसर जूल में ही देने हैं आपको, सारे आंसर जूल में ही देने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो इंटीग्रेशन से ये पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, इंटू डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन वी लिमिट पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाता है V2 माइनस V1, राइट। V1 से V2 इंटीग्रेट कर दिया तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल कितना है 10⁵ पास्कल। अब यहां पर जो वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 से 4 लीटर, लेकिन ये लीटर में है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ मीटर क्यूब।
तो ये कितना हो गया, -100 इंटू 2 पास्कल और मीटर क्यूब, तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। तो आंसर इज -200 जूल। ये तो हो गया देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। सेकंड पार्ट में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेरी कर रहा है, तो आपको अब इसको पुट अप करके इंटीग्रेट करना होगा। यहां 2v ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, लीटर इनवर्स, मतलब ये जो v पुट होगा उसकी यूनिट लीटर में होनी चाहिए, ताकि लीटर और लीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। ये ओवरऑल इसकी यूनिट है बार, तो इनटू डीवी। अब आपको अगेन इसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो, सॉरी ये 10 है, -10 इंटीग्रेशन कर सकते हो v, और 2 तो ऐसे ही रहेगा, v का इंटीग्रेशन v²/2। तो ये 2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, लिमिट्स पुट करनी होगी 2 से 4। तो यहां पर जब लिमिट्स पुट करोगे तो 4 - 2, और यहां पर 4 का स्क्वायर 16 - 2 का स्क्वायर 4, और ये जो, सॉरी यहां पर b माइनस साइन आएगा, या तो प्लस लगा देता हूं, और ओवरऑल इस प्रेशर की यूनिट क्या, बार इंटू लीटर, तो ये यूनिट आ जाएगी बार इंटू लीटर, क्योंकि वॉल्यूम किस यूनिट में पुट कर रहे हैं हम, लीटर में, तो बार इंटू लीटर हो जाएगा। माइनस इसको सॉल्व करो तो ये 20 + 12, और बार इंटू लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है तो 100, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 3200, -3200 जूल। देखो आयनिक और थर्मोडायनेमिक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, बोर्ड के लेवल के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो ये यूनिट्स का अरेंजमेंट है मेनली। इंटीग्रेट कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, लिमिट्स कैसे पुट करनी वो भी बता दिया। तो दिस इज अबाउट वर्क डन। हाँ ये ध्यान रखना, ये तो जनरल एक क्वेश्चन था, बट एक वर्ड यहां पर और यूज होता है, फ्री एक्सपांशन। व्हाट इज फ्री एक्सपांशन? लेट्स से अगर एक कंटेनर है और उसमें यहां पर स्टॉपर्स लगे हुए हैं, एक पिस्टन लगा हुआ है। अच्छा, थ्रू आउट दिस चैप्टर ये ध्यान रखना, जो भी पिस्टन होता है उसे मासलेस मानो। ये मानो कि पिस्टन का मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल मास है, पिस्टन के कारण कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। यहां पर कोई गैस है और यहां पर वैक्यूम है, वैक्यूम है यहां पर। मान लो यहां पर फिर से कुछ स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये क्या है, स्टॉपर्स जो कि पिस्टन को रोक देते हैं। तो अगर हम ये वाले स्टॉपर्स हटा लें तो क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा और फिर रुक जाएगा। मतलब एक्सपांशन हो रहा है, गैसेस एक्सपेंड हो रही है, लेकिन पी एक्सटर्नल क्या है, वैक्यूम, मतलब पी एक्सटर्नल इज 0। पी एक्सटर्नल क्या है, 0, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी फ्री एक्सपांशन होगा कह सकते हो वर्क डन विल बी 0। हाँ लेकिन वहां पर पिस्टन को रोकने के लिए स्टॉपर्स लगे होने चाहिए। अगर स्टॉपर्स नहीं है तो पिस्टन तो मूव करता ही जाएगा। पिस्टन कब रुकेगा, जब आप स्टॉपर्स के थ्रू उसे रोकोगे। तो देखो गौरव यार, एक ही चीज को अभी पढ़ लो, 12th में वापस पढ़ेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। पहले ही मैंने बताया ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एक ही चीज को 10 बार जब भी कोई आता है पूछता रहता है, लेक्चर सुनो सब पता चल जाएगा। 12th में फिर से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वर्क डन की बात हो गई, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट। हीट को हम यहां पर स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर थोड़ी सी हीट ट्रांसफर हो रही तो स्मॉल क्यू, ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही तो लार्ज क्यू। यहां पर भी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट ट्रांसफर होगी। अगर लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू -50 किलो जूल, तो ये माइनस साइन क्या बताता है, हीट गिवन बाय सिस्टम।
हीट गिवन बाय सिस्टम, यानी माइनस साइन ये बता रहा है कि सिस्टम हीट दे रहा है, लेकिन अब यहां पर जब मैंने लिख दिया हीट गिवन बाय सिस्टम तो आंसर माइनस में नहीं आएगा। अब 50 किलो जूल अगर लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू -50 किलो जूल, मतलब कौन हीट दे रहा है? सिस्टम हीट दे रहा है। अगर Q इक्वल्स टू लिखा हुआ है 50 किलो जूल प्लस साइन के साथ, तो हीट इज गिवन टू दी सिस्टम, टू दी सिस्टम कितनी? 50 किलो जूल। तो दोनों केमिस्ट्री में माइनस साइन का मतलब ही यही है कि सिस्टम में से एनर्जी जा रही। कहीं पर भी अगर एनर्जी के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो मतलब सिस्टम से एनर्जी जा रही है। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हीट का साइन कन्वेंशन एक जैसा है। हीट का साइन कन्वेंशन अलग अलग नहीं है, वर्क का साइन कन्वेंशन अलग अलग है। हीट का साइन कन्वेंशन जो फिजिक्स में है वही साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में भी है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट दे रहे हो, किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो, तो क्या जरूरी है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो? तो मैं आपको बता दूं ऐसा जरूरी नहीं है। जब फेस चेंज होता है तो जब हम सिस्टम को हीट देते हैं टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट देने पर ये कोई जरूरी नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन बहुत जगह पर होता है। तो अब हम केवल ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ऐसे चेंज की बात कर रहे हैं जहां पर हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। केवल टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, वहां कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, केवल टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। हम केवल ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मतलब अभी हम ना तो केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं ना फेस चेंज की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि लेट से पानी का टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री से 20 डिग्री करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 20 से 30 करना है तो कितनी देनी पड़ेगी, 30 से 40 करना है तो कितनी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, इसके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, ज्यादातर इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, मोस्टली इसको कैपिटल सी से लिखते हैं। व्हाट मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram substance by 1 mole substance by 1 Kelvin। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसी तरह से और भी एक टर्म डिफाइन होती है, स्पेसिफिक हीट। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस होता है? यहां पर मोल है और स्पेसिफिक हीट में पर ग्राम होता है। यूनिट से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा डिफरेंस। मोलर हीट कैपेसिटी की पता है यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल पर केल्विन। जबकि यही स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है? जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये मोलर की हो, मोलर हीट कैपेसिटी की। और यहीं पर एक टर्म और डिफाइन होती है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में उसमें मास फिक्स नहीं होता, उसमें मास कुछ भी हो सकता है, 5 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, जो भी सैंपल है। तो उसकी यूनिट जो होती पता क्या होती? जूल पर केल्विन। उसमें केवल जूल पर केल्विन आता है, जो भी मास है उसके लिए। तो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये 3 टर्म्स है। अभी हम इनको यूज करेंगे तब थोड़ा और समझ में आ जाएगा, बट हाँ इनकी यूनिट से डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि अगर मैं मान लो कोई 1 मोल सब्सटेंस है
और उसको क्यू हीट देता हूं, क्यू हीट देने पर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है डीटी से, डीटी से, मतलब इसको उल्टा करके लिख दिया जाए तो डीटी टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है, क्यू। तो 1 केल्विन का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, क्यू बाई डी। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है, क्यू बाई डी। और जितनी हीट देनी पड़ेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब क्यू बाई डी को मैं क्या कह सकता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी। हां, कितने मोल्स होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हो एक तरह से मोलर हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, सी डी टी। और फॉर एन मोल्स अगर हम बात करें, अगर नंबर ऑफ मोल्स एक नहीं एन है, तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, एन सी डी टी। और यही अगर आप टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, अच्छा खासा चेंज कर रहे हो, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो Q इक्वल्स टू एन सी डी टी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर आ गया। क्या बताता है ये फॉर्मूला, कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको T1 से T2 ले जाना है, T1 से T2, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो इसको T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर दो तो आपको Q की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी हीट देनी पड़ेगी। हां, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ एक और चीज याद रखना, मैंने क्या बोला यहां पर ये डेरिवेशन करते वक्त, एक सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सब्सटेंस नहीं बदल रहा है, ये ध्यान रखना। सब्सटेंस नहीं बदल रहा है, बस उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो मतलब सब्सटेंस में ना कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए। पता चला कि आप किसी को हीट दे रहे हो, एक कंटेनर में ए और बी दो सब्सटेंस है, आपने हीट दी और उन्होंने रिएक्ट करके सी बना लिया, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सब्सटेंस वही रहने चाहिए। मतलब यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, substance should not undergo any chemical and phase change, should not undergo any chemical and phase change। तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। राइट, तो Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। लेकिन यहां पर ये जो C है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, फर्स्ट वन। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर ये सारा डेरिवेशन क्या लिखा हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी सी लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है 1 मोल, तो ये सब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है ना। ये सारा डिस्कशन जो हो रहा है मोलर हीट कैपेसिटी के लिए ही हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, लेट्स से कंटेनर में मान लो पानी है, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री करना है और 40 डिग्री से 60 डिग्री करना है। क्या लगता है 20 से 40, 40 से 60, क्या उतनी ही हीट देनी पड़ेगी?
क्या उतनी ही हीट देनी पड़ेगी 20 से 40 और 40 से 60 में, या अलग अलग होगी? बताइए जल्दी से। यस, मैं आपको बता दूं, 20 से 40 में कम हीट देनी पड़ेगी, 40 से 60 में ज्यादा देनी पड़ेगी, 60 से 80 में और ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना और मुश्किल होता जाता है। क्यों मुश्किल होता जाता है? क्योंकि जो मोलर हीट कैपेसिटी वो बढ़ती जाती है। हर एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाना और मुश्किल होता जाएगा। ये धीरे धीरे और मुश्किल होता जाता है। राइट? अच्छा, फिजिक्स में पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स या नहीं पढ़ा अभी तक? फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही कहा किसी ने। देखो बेटा, सही बात है। टेम्परेचर, सॉरी, एग्जाम में 10% मार्क्स लाना कंपेरेटिवली आसान है। 10 से 20% लाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, 20 से 30 में और करनी पड़ती, 30 से 40 में और ज़्यादा। तो धीरे धीरे ये टफनेस जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, अभी रोटेशन स्टार्ट हुआ है, चलिए। तो यहां पर ठीक है, कुछ कुछ जगह पर देखो, फिजिक्स में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सारी चीजें फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो कुछ जगह पर मैं एज ए फैक्ट यूज करूंगा, जब फिजिक्स में आएगा तब ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो एक तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मोलर हीट कैपेसिटी बढ़ती है। दो, ये अलग बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, बहुत सारे चैप्टर में, बहुत सारी जगह पर हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं, बट एक्चुअल में ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। कह सकते हो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। बट वो कैसे बढ़ती है ये हमें नहीं पता। हर एक सब्सटेंस के लिए वेरिएशन अलग 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 होगा, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। देन सेकंड वन, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट, मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर किसी कंटेनर में ऑक्सीजन भरी हुई है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर बढ़ा रहे हो तो हीट अलग देनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ा रहे हो तो अलग हीट देनी पड़ेगी। तो किस तरह से, किस सिचुएशन में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है उसको हम क्या लिखते हैं, सीवी। और एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखा जाएगा, सीपी। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम बात करें तो क्यू का जो फॉर्मूला होगा, जनरली से क्यू वी लिख दिया जाता है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। अगर इंटीग्रेट कर सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एन सी पी डी टी। ऐसा नहीं कि प्रोसेस हमेशा या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा या कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, इसके अलावा भी होता है। बट ज्यादातर क्वेश्चन में या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट, फॉर आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस है
तो उसके लिए आप कह सकते हो जो सीपी होता है वो सीवी प्लस आर होता है। ये फॉर्मूले सब डिराइव होते हैं, अभी हम उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहां पर इन्हीं की बात होती है। सीपी, सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो एक्चुअली देखो ये वहीं पर पढ़ोगे ये वैल्यूज क्या होती है। दो ये फॉर्मूला हम अभी तो नहीं, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला भी मैं डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे आता है। बट ये फॉर्मूला केवल किसके लिए लगता है? आइडियल गैस के लिए। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, अगर कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है तो उसके लिए सीपी या सीवी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सीपी सीवी की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। देव बेटा ना, जब थोड़ा पता कर लो फिर यहां कुछ लिखा करो, ठीक है ना। बीस ज्ञान होता नहीं, कुछ भी यहां लिखते रहते हो। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए सीपी सीवी में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो मोस्टली हम उसे सी लिख देते हैं। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सीपी इक्वल्स टू सीवी इक्वल्स टू सी। अब क्वेश्चन ये आता है, कहीं पर भी अगर मुझे क्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे सीवी सीपी पता होना चाहिए। ये सीवी सीपी कैसे निकालते हैं ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बट मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं जिसमें आपको मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, इसके लिए सीपी सीवी की वैल्यू दे रहा हूं। डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक में दो केसेस, लीनियर मॉलिक्यूल अगर कोई है तो क्या होगा, और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके लिए वैल्यूज क्या होगी, सीवी और सीपी की। तो ये 3/2R, सीपी आप खुद लिख सकते हो। ये सारा डिस्कशन किसके लिए हो रहा है? फॉर आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस के लिए हमें सीवी सीपी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। लेकिन डायटोमिक कोई मॉलिक्यूल है तो 5/2R, ट्राई एटॉमिक लीनियर है तो भी 5/2R, और अगर नॉन लीनियर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 3R। और सीपी इक्वल, सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/2R, 7/2R, ये भी वैल्यू 7/2R, और यहां पर 4R। यहीं पर एक टर्म और डिफाइन की जाती, गामा। गामा बेसिकली सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है। सीपी अपॉन सीवी, तो यहां पर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 5/4, यहां पर सॉरी 7/5, 7/5 और 4/3। वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे ये वैल्यू कम होती जा रही, 1.66, 1.4, 1.4, 1.33। वेरी गुड क्वेश्चन भाविक, वेरी गुड क्वेश्चन। सर आर क्या है? केमिस्ट्री में आर बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आर मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट। विवेक बेटा, अगर आपका अभी तक का बैकलॉग है तो स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट करो और ओवन एक्सरसाइज को पूरी करते जाओ। लेक्चर देखते जाओ, साथ में ओवन करते जाओ। बिना होमवर्क के लेक्चर मत देखना। धीरे धीरे सारा कंप्लीट करने, कवर करने की कोशिश करो। अभी करना स्टार्ट कर दोगे तो फरवरी या मार्च तक मुझे लगता है शायद तुम्हारा सारा बैकलॉग कवर हो जाए। अगर अच्छी तरह से फुल एफर्ट्स लगाओगे, पर डे 12, 13, 14 आवर्स पढ़ोगे तो फरवरी मार्च तक तुम्हारा बैकलॉग कवर हो सकता है। लेकिन अब अगर गड़बड़ करोगे तो फिर चांसेस बहुत कम है, ये ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि सर फिर छूट गया तो फिर नहीं हो पाएगा।
बेटा ये मोनो एटॉमिक डायटोमिक इसी पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। अब वो मोनो एटॉमिक कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हीलियम हो या आर्गन हो। मोनो एटॉमिक मतलब हीलियम, आर्गन, नियोन। डायटोमिक मतलब H2, N2, O2। ट्राइएटॉमिक लीनियर का एक ही एग्जांपल लिख रहा हूं, CO2। नॉन लीनियर H2O, SO2। ये सब के मैंने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं। इनके लिए आपको CpCv की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सही कह रहे हो तनिष्क, जिसे आर नहीं पता उससे फिजिकल केमिस्ट्री क्या क्यों पढ़ रहा है, राइट। तो अब हमारे पास Q का फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू NCDT। ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो NCVDT, प्रेशर कांस्टेंट है तो NCPDT। बट प्रोसेस बदलने पर C की वैल्यू भी बदल जाएगी, तो हर एक प्रोसेस का C अलग अलग होता है। यहां पर राइट नाउ आपको CV और CP की वैल्यूज पता है। उसके अलावा मैं यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको। यहां पर अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है Q इक्वल्स टू NCDT, ये मोलर हीट कैपेसिटी इसीलिए नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप N इंटू सी की यूनिट्स देखोगे, N इंटू सी या M इंटू एस, ये S क्या है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ये पर ग्राम का डेटा इसीलिए मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पर मोल का डेटा है इसीलिए मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर आप M इंटू एस की बात करो तो इसे मैं क्या कहूंगा, हीट कैपेसिटी। दिस इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी, क्योंकि N इंटू सी की यूनिट क्या होगी, मोल्स, फिर जूल पर मोल, तो मोल वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पर ग्राम वाली यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती, जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या होती, जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहां मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां ग्राम से कर दिया, तो ये हीट कैपेसिटी रहेगी। तो ये जो फॉर्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर पर ग्राम है तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, पर मोल है तो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। जनरली C और S से लिखते हैं। S मतलब स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी लिखना है तो C लिख सकते हो, राइट। बेटा गणेश, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ लीनियर होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ लिया है, कुछ लीनियर होते हैं, कोई नॉन लीनियर होता है, तो इनके लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है। हर एक सब्सटेंस बदलने पर सबकी, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं ना, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, हर एक का वेट अलग है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 खाता है, कोई आधी रोटी खाता है, सब अलग अलग है। उसी तरह से गैसेस भी सब अलग अलग है, लीनियर है तो अलग है, नॉन लीनियर तो अलग है, मोनोएटॉमिक है तो अलग है, डायटोमिक है तो अलग है, सबके लिए अलग अलग है बेटा। तो उन सब की मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तुम्हारा पेट भरना तो हो सकता है 2 रोटी चाहिए, किसी और के लिए 3 रोटी चाहिए, किसी और के लिए शायद 1 रोटी में ही काम हो जाए। तो यहां पर भी किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो कम हीट चाहिए, किसी और का टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट चाहिए, तो वो सब वेरी करता है। ज्यादातर तो हम एनसीडीटी यूज करेंगे, बट हाँ देखो इन सब में बहुत सारी छोटी छोटी बातें और हैं, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे मोलर हीट कैपेसिटी, इस ये कहां से निकल के आती है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक वर्ड यूज होता है फिजिक्स में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। वहां से ये सारी चीजें निकल के आती है, तो ये पूरा एक चैप्टर है। तो फाइनली हमारे पास वर्क डन के फॉर्मूले आ गए, क्यू के फॉर्मूले निकल के आ गए, ये 2 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। लेकिन अब थर्ड पार्ट पर आते हैं, एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ मैंने लिखा था उसमें एक और टर्म लिखी थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो एनर्जी की हम बात करेंगे, बट एनर्जी से रिलेटेड पहले एक तो जनरल पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। अच्छा ये बताओ, एनर्जी को कैसे सोचते हो? एनर्जी कितने तरह की होती, चलो बताओ। एनर्जी कितने तरह की होती है? चार्ट में स्मॉल और कहीं यूज ही नहीं किया है। एनर्जी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? एनर्जी यानी ताकत, कोई कह रहा है बहुत सारी। चार टाइप्स होते हैं, कौन कौन से भाई? मैकेनिकल, केमिकल, न्यूक्लियर। फॉर्म कोई भी हो सकती, डिटरमाइन नहीं कर सके। ग्रेविटेशनल, बहुत सारी। कौन कौन सी? प्रणय कह रहा 8 तरह की होती है। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। हम्म तो आपको मैं यहां बता दूं, एनर्जी जो है ना वो दो ही तरह की होती है। अगर आपने काइनेटिक और पोटेंशियल वर्ड यूज कर लिया ना, तो फिर आपको ये इतनी सारे वर्ड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सब एनर्जी जो है या तो वो काइनेटिक है या पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, समझाता हूं। मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण जो भी एनर्जी होती है वो सब काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। हाँ, वो मोशन ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। तो मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और फोर्स के कारण जो भी एनर्जी होती है, फोर्स के कारण वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स है तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। जो आप ये mgh लिखते हो ना, mgh, वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम यूज कर चुके हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? तो फोर्स के कारण जो भी एनर्जी है वो सब पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप जो इतने सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, कोई कह रहा है मैकेनिकल, कोई कह रहा है केमिकल, वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है तो केमिकल एनर्जी। कोई मशीन कुछ वर्क कर रही है, उसमें से एनर्जी निकल रही है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बोल देगा मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर भी वही वाली बात है, पहले केमिस्ट्री फिजिक्स वाले लड़ रहे थे, अब मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर कहता है मैं मैकेनिकल वर्ड क्यों यूज करूं, मैकेनिकल इंजीनियर कहता है मैं केमिकल वर्ड क्यों यूज करूं। हर कोई अपना अपना वर्ड यूज कर रहा है, बट होती तो एनर्जी यही है ना भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल। कार, कोई कार, कार भी एनर्जी से ही चलती है, बट कार में हम वर्ड यूज करते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी। किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हो रही है तो केमिकल एनर्जी। आपको होता एक और वर्ड यूज होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उसको नाम दे दिया थर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन। विंड क्या है? एयर मूव कर रही है, एयर मतलब ऑक्सीजन, यानी ये कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो नेक्स्ट टाइम आपको केवल दो ही वर्ड बोलने हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा और कोई वर्ड आपको नहीं बोलना है, ध्यान रखना। लेकिन अभी थोड़ा और समझते हैं, यहां पर एक दो वर्ड और यूज किए हैं उसको भी समझ लेते हैं।
एनर्जी तो चलो पता चल गई, काइनेटिक और पोटेंशियल। एक और बात थी सर, ये हीट और वर्क, अगर मैं ये तीन टर्म लिखता हूं यहां पर, एनर्जी, हीट एंड वर्क, तीनों की यूनिट सेम होती है, डिफरेंस क्या है? हाँ मुझे पता, बहुतों ने काइनेटिक और पोटेंशियली बोला है, नो डाउट, बहुतों ने काइनेटिक पोटेंशियली बोला है, 50% ने सही सही आंसर दिया है। हीट एंड वर्क, क्या ये सब सेम है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। तो डिफरेंस क्या है? हीट और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, या कोई डिफरेंस नहीं है? वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? हीट एंड वर्क में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। यूनिट सबकी सेम होती बेटा, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। क्या पर्सपेक्टिव है? दे आर इंटर कन्वर्टिबल, वो तो एनर्जी होती है, हीट भी एनर्जी की फॉर्म होती है, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म होती है। मैं आपको बताता हूं, अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। ये दो तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ये पेन है, इसकी अपनी राइट नाउ कोई एनर्जी है, इस पेन को मैं यहां से यहां लेके चला गया, क्या इसकी एनर्जी बढ़ी? यस, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब आपको पता है कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो इसकी एनर्जी किस बढ़ी है, तो मतलब किसी ने एनर्जी दी है। किसने दी? मैंने एनर्जी इसको दी। मैंने एनर्जी कैसे दी? फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसकी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? वर्क के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? वर्क के थ्रू। तो अगर एनर्जी का ट्रांसफर किसी फोर्स के कारण हो रहा है, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस ट्रांसफर्ड एनर्जी को क्या कहा जाता है? वर्क। बट यही एनर्जी का ट्रांसफर अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हीट। अगर एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसे आप हीट बोल सकते हो। बट एक जगह से आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, इस पेन को ट्रांसफर कर रहा हूं बट फोर्स के कारण कर रहा हूं, तो इसे क्या बोलूंगा? वर्क। ये दो ही तरीके हैं। मतलब एक दो तीन सेंटेंस यहां पर मैं लिख रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हो। हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड एनर्जी ड्यू, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सन से अर्थ तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पता है किसके कारण? हीट के कारण। वहां टेम्परेचर में डिफरेंस है, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अर्थ का कम है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसलिए सन से अर्थ तक क्या आ रही है? वर्क नहीं आ रहा है, एनर्जी आ रही है, लेकिन किस फॉर्म में आ रही है? हीट के थ्रू आ रही। किसके थ्रू आ रही है? हीट के थ्रू आ रही है। उसे आप हीट बोल सकते हो, उस ट्रांसफर्ड एनर्जी को हीट बोला जा सकता है। वॉट इज वर्क? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू सम फोर्स, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू सम फोर्स।
राइट। तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के दो ही तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, वहां मोस्टली गड़बड़ होती है। किसी भी सिस्टम के अंदर ना तो हीट होती ना वर्क होता है। सिस्टम के अंदर पता है केवल क्या होती है? एनर्जी होती है। सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है। जैसे मान लो यहां से आप 50 किलो जूल एनर्जी को यहां से यहां ट्रांसफर करते हो, मान लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये 50 किलो जूल यहां गया, एक सिस्टम के अंदर जाने पर ये क्या कहलाएगी? एनर्जी कहलाएगी। किसी भी सिस्टम के अंदर ना तो हीट होती है ना वर्क होता है। सिस्टम के अंदर केवल क्या होती है? एनर्जी होती है। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना, क्या बोलता हूं? मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, अच्छा लगता है सुनने। अब बोल के देखो, मेरे अंदर इतनी हीट है या मेरे अंदर इतना वर्क है, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। सिस्टम के अंदर एक एनर्जी होती है। मैं इस एनर्जी को हीट के थ्रू किसी और को दे सकता हूं, वर्क के थ्रू भी किसी और को दे सकता हूं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सर मैंने इसको 50 किलो जूल हीट दी तो ये 50 किलो जूल ही किसी को दे पाएगा। 50 किलो जूल वापस हीट की फॉर्म में किसी को देगा, ऐसा नहीं है। इसको हीट मिल रही है, वो वर्क की फॉर्म में किसी और को दे सकता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जैसे ही गई अब वो एनर्जी हो गई। मैं अपने अंदर की एनर्जी को हीट के थ्रू भी किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, वर्क के थ्रू भी किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि मुझे हीट मिलेगी तो हीट की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, नहीं। सिस्टम के अंदर जैसे ही एनर्जी आई, वो चाहे हीट के थ्रू आई हो चाहे वर्क के थ्रू आई हो, वो क्या कहलाएगी? एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में ना तो कोई हीट होती है ना कोई वर्क होता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, कोई और ने क्या लिखा, एक नया वर्ड लिख दिया। हीट एक अलग वर्ड है, हीट एक अलग वर्ड है, एनर्जी एक अलग वर्ड है। उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, हीट एनर्जी। अरे भाई, हीट एनर्जी बोलने से क्या हो गया? मतलब हीट एक अलग वर्ड है, एनर्जी अलग, और हीट एनर्जी अलग है? कुछ नहीं। हीट एनर्जी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वैसा कोई वर्ड नहीं होता। हीट मतलब एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सन से अर्थ तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? हीट के थ्रू हो रहा है। एक फुटबॉल को मैं किक मारता हूं, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, बट किसके कारण? क्या यहां टेम्परेचर डिफरेंस था? नहीं, फोर्स के कारण हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। इसे आप क्या बोलोगे? वर्क। इस पेन को यहां से यहां उठाया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, किसके कारण हुआ? वर्क के थ्रू हुआ। राइट। हाँ, चाहो तो आप एक सेंटेंस, भाई हीट एंड वर्क एनर्जी तो है ही है, एनर्जी तो है ही है। हीट एंड वर्क आर, चाहो तो एक सेंटेंस और लिख सकते हो, हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एंड वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल दो, आप एनर्जी बोल सकते हो, वॉट एवर। वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी या एनर्जी, सिंपली एनर्जी, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, आर एनर्जी। आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करते हो? तो उस ट्रांसफर्ड एनर्जी को हम या तो हीट बोलते हैं या वर्क बोलते हैं। राइट। कुछ बात समझ में आई? तो नेक्स्ट टाइम ये कोई लाइन नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर इतनी हीट है या मेरे अंदर इतना वर्क है। क्या बोलोगे? मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है। गॉट इट? फर्दर एक सेंटेंस और और मैं ऐड कर रहा हूं। जब आप किसी को हीट देते हो तो उसके कारण उसकी एनर्जी में चेंज होता है। जब आप किसी पर वर्क करते हो तो उसके कारण उसकी एनर्जी में चेंज होता है। तो हीट एंड वर्क के कारण एनर्जी में चेंज होता है। हीट एंड वर्क के कारण एनर्जी में चेंज होता है, ध्यान रखना। ये एनर्जी में चेंज कैसे कर सकता हूं? तो आंसर इज हीट के थ्रू भी कर सकता हूं, वर्क के थ्रू भी कर सकता हूं। अच्छा, एक और चलो क्वेश्चन पूछता हूं, और अभी एक इसी में पूछता हूं, ये लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट एनर्जी है, लाइट हीट है, लाइट वर्क है, क्या है? व्हाट इज लाइट?
बताओ। लाइट फोटोन है। लाइट, चलो लाइट एनर्जी तो है, ये तो अंडरस्टूड है, एनर्जी तो है। बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं लाइट इज वर्क या लाइट इज एन हीट? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या लाइट इज हीट या लाइट इज वर्क? ये तो क्लियर है, लाइट भी हीट एनर्जी तो है ही है, लाइट इज एनर्जी, तो इसको तो साइड में करो। अच्छा, रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस को क्या, एनर्जी तो है ही है, रेडिएशन भी एनर्जी है, बट क्या रेडिएशन को हीट बोल सकते हैं? क्या रेडिएशंस को हीट बोल सकता हूं? लाइट ट्रांसफर, अब लाइट ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। अच्छा, लाइट रिलीजेस हीट, ये और नया सेंटेंस आया, लाइट रिलीजेस हीट। अच्छा ये बताओ, सन से अर्थ तक, सन से अर्थ तक एनर्जी आ रही है, हाँ या ना? राइट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है? आप सबको शायद पता होगा, हीट तीन तरह से ट्रांसफर होती है। हीट तीन तरह से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अगर मीडियम है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन, और अगर मीडियम नहीं है तो रेडिएशन। सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है, कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए वहां लाइट कैसे आ रही है, एनर्जी कैसे आ रही है? रेडिएशन के थ्रू। हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? रेडिएशन के थ्रू। सन से अर्थ तक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है? रेडिएशन के थ्रू, हाँ या ना? ये रेडिएशन ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये रेडिएशन ही क्या है? लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, इसी में विजिबल रेंज भी होती है, और विजिबल रेंज के थ्रू ही आप और हम देख सकते हैं, उसी को आप लाइट बोल देते हो। एक बल्ब से क्या निकलते हैं? एक बल्ब से क्या निकलती है? विजिबल रेडिएशन ही निकलते हैं, विजिबल लाइट जिसे बोलते हैं। विजिबल रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, वो भी तो रेडिएशन ही है, वो भी तो रेडिएशन ही है। एक बल्ब भी क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? रेडिएशन है। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि सन से अर्थ तक रेडिएशंस आ रहे हैं, मतलब हीट आ रही है। लाइट इज हीट, लाइट इज हीट। रेडिएशन भी हीट बोल सकते हो, लाइट को भी हीट बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हीट बोल सकते हो। वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। समझ में आई कुछ बात? यस। तो ये मैं अगेन यहां पर देखो, छोटी छोटी ये चीजें बहुत सारी है, छोटी छोटी बातें जो क्लैरिटी आनी चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो लाइट इज हीट, लाइट इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी। हाँ, बट लाइट वर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। लाइट इज नॉट वर्क, ये ध्यान रखना। चलिए आज के लिए यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी कुछ होमवर्क नहीं है, होमवर्क फिर मैं आपको अभी ज्यादा नहीं करेंगे, होमवर्क स्कूल लेवल के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, स्कूल में जब एग्जाम हो तो वो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा लाइट पोटेंशियल एनर्जी या, हेलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। फिर लाइट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी? तो लाइट क्या है? एक एनर्जी मूव कर रही है, वो किसी सिस्टम में नहीं है। जब वो सिस्टम के अंदर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। फिर उसको काइनेटिक और पोटेंशियल में
कैटेगराइज कर सकते हो। अभी तो ये ट्रांजिट मोड में है। ट्रांजिट मोड में जो एनर्जी होती है उसको हीट बोलो या वर्क बोलो। जब वो किसी सिस्टम के अंदर जाएगी तो उसे क्या बोलना, एनर्जी। समझ में आई बात। सिस्टम के अंदर वर्ड यूज करो काइनेटिक और पोटेंशियल। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है तो उसे या तो हीट या वर्क। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय। बेटा गणेश तुम वापस सुन लो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा।